नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम बात ऐसी पीढ़ी की करेंगे जिसमें से कुछ बच्चे कमाई की शुरुआत कर चुके हैं और कुछ जल्द ही अपनी पहली कमाई भी करेंगे। ये है जेनजी, जिन्हें जूमर्स भी कहा जाता है। आज बताएंगे कैसे जेनजी अपने खर्च और बजट में तालमेल बिठा सकते हैं, अपने शौक पूरे करने के साथ साथ निवेश भी कर सकते हैं। तो आज जेनजी की क्या रहे कमाई की स्ट्रैटेजी, इस पर करेंगे खास चर्चा। हमारे साथ दो बेहद ही खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका भी परिचय करा देते हैं। पंकज मटपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी, और हर्षवर्धन रूंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर रूंगटा सिक्योरिटीज। पंकज जी और हर्षवर्धन दोनों का बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। हम में से कई जो एक जनरेशन के लोग हैं जिनको मिलेनियल्स कहा जाता है, उनका पाला आजकल जेनजी से पड़ रहा है, कईयों का जेन अल्फा से भी पड़ रहा है क्योंकि वो सबसे छोटे यंगेस्ट ऑफ द लॉट है। लेकिन जो जेन जी है वो भविष्य का भारत, उसकी उज्जवल तस्वीर अब गढ़ेंगे और अपनी पहली कमाई भी करेंगे। कई जो बच्चे हैं अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो जेन जी को समझना बेहद जरूरी है। जिससे पहले हम उनके एटीट्यूड के बारे में, पैसों को लेकर लाइफ के एटीट्यूड के बारे में समझें। पंकज जी, जेनजी को अगर समझे, क्योंकि अभी कुछ समय पहले तक तो हम मिलेनियल्स की बात किया करते थे, मिलेनियल्स कैसे कमाई करें, मिलेनियल्स क्या कर सकते हैं, अब उनकी जगह जेनजी ने ले ली है। क्या है खास इनमें? स्वाति, नमस्कार। बिल्कुल सही कहा आपने, और उसकी वजह यह है कि अब ये जो जेनजी हैं, उनमें से भी बहुत से लोग अर्निंग स्टार्ट कर चुके हैं। तो जब अर्निंग स्टार्ट हो गई है तो डेफिनेटली उनके बारे में बात करना या उनको लेकर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की बात करना ये जरूरी हो जाता है। तो फर्क ये है कि जो जनरेशन है, इन्होंने अपने बचपन से ही अधिकतर ने इंटरनेट की सुविधा देखी है, इन्होंने मोबाइल फोन्स देखे हैं। तो ये जो जनरेशन है बेसिकली डिजिटल वर्ल्ड को समझती है, टेक सेवी है काफी हद तक देखा जाए तो। मतलब इनको इसके बारे में नॉलेज है, सोशल मीडिया का यूज करती है। तो इनके लिए इन्वेस्टमेंट और अपने खर्चों को अपने बीच तालमेल बिठाना ये बहुत ही जरूरी है। और क्योंकि इनके जो सपने हैं वो भी थोड़ा सा, अगर हम हमारी बात करें, उनसे थोड़ा हटकर हैं। हम जहां तक बात करते हैं कि बच्चों की एजुकेशन, शादी, रिटायरमेंट, इस तरह की बातें, इनके थोड़े सपने और भी एडिशनल हैं उनको लेकर, जैसे कि बाहर घूमने जाना है या फिर स्टार्टअप अपना शुरू करना है, बिजनेस करना है, शौक पूरे करने, तो थोड़ा यहाँ पर अंतर होता है। बिल्कुल सर। और इनकी खासियत अगर हम ये भी समझे हर्षवर्धन, क्योंकि जैसा पंकज जी ने भी कहा कि इंटरनेट के जमाने में पैदा हुए ये बच्चे हैं, तो टेक savvy तो ऑलरेडी हैं और हमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट हैं। तो आपको लगता है कि इवन ये जो पैटर्न है उनके इन्वेस्टमेंट ट्रेंड में भी नजर आता है, जो बच्चे कमाई शुरू कर चुके हैं या जो करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना अवेयर है इस वर्चुअल दुनिया से, डिजिटल दुनिया से, कि वो जो ज्यादा से ज्यादा निवेश है वो DIY करना चाहते हैं, मतलब डू इट योरसेल्फ, अपने दम पर। तो देखिए स्वाति, ये जो जेन जी की बात कर रहे हैं ना, पंकज के, आपके और मेरे शायद बच्चे हमारे जेन जी की हैं, जेन जी के ही हैं। तो आप और मैं वाकिफ रख सकते हैं इस चीज को लेके कि भाई बच्चे कैसे बिहेव कर रहे हैं अगर वो कमाने लगते हैं तो भी। सो जेन जी की एक पर्टिकुलरिटी जो आपने कहा कि यस, ये लोग टेक्नोलॉजिकली ज्यादा सैवी हैं, ये टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में ही पैदा हुए हैं। सिर्फ है जहां तक हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इनके जो प्रेफरेंसेस है ना, बहुत मिक्स्ड रिएक्शन है। अगर आप देखेंगे फॉर इंस्टेंस कि जहां पे मिलेनियल्स और जेन एक्स वगैरह की बात करें, वो थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच रहता था उनका कि भाई हमें अब फ्यूचर के लिए बचत करनी है, फला बहुत सारी चीजों की हम प्लानिंग करके इन्वेस्ट करते थे। जेन जी जो आज की तारीख में है, वो एक सेक्शन ऐसा है जो एकदम प्रेजेंट में रहना चाहता है, जीना चाहता है। वो ये नहीं कि भी हमें रिटायरमेंट की अगर बात करें तो ऐसा लगता है कि किस जमाने की बात कर रहे हैं हम। सो वो लिव इन द प्रेजेंट में ज्यादा बिलीव करते हैं। नेवरदलेस अगर कमाने लगे हैं तो इनके पास एक इतना अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ये एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन या उनके जो भी सारे फाइनेंशियल गोल्स हैं, वो अगर अच्छी तरह से शुरुआत करें, अपनी पहली इनकम से अगर बचत करना शुरू करें, तो इनके लिए रास्ता आगे जाते हुए बहुत आसान हो सकता है। तो अगर आप एक नए कमाते हुए फ्रेशली अर्निंग है, कमाना शुरू किए हैं,
एक फंडामेंटल रूल आप बना लें कि जो भी आप कमाते हैं उसका 20% अगर आप सेव करें, आप खर्चे के लिए मत करें, 20% आप साइड में रख दें आपके गोल्स मीट करने के लिए। आपके हो सकता है इमरजेंसी फंड बनानी हो, हॉलीडे पे जाना हो, या लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म गोल्स हैं, कुछ भी एक तय कर लें और उसके लिए आप सेव करने के लिए 20% ही खाली रखेंगे तो काफी है। 80% से आप करिए जो करना है आपको, जिस तरह के खर्चे करने करें। तो अगर ऐसा एक रूल बना के अगर जैन जी जो कमाने लगे हैं, जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन था, जो कमाने लगे हैं, अगर वो करें तो इनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो रियल बेनिफिट है वो ये पूरी तरह से उठा पाएंगे, क्योंकि अभी उनके पास एकदम एग्जैक्टली वही टाइम है जब ये अपनी कमाई की शुरुआत करें, और अभी से बचत करना शुरू करें तो एकदम इनके लिए फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल। और जो कुछ लक्ष्य है पंकज जी, वो जो आजकल की पीढ़ी है उनके माता पिता और उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे काफी अलग हैं। जैसे हर्षवर्धन ने भी जिक्र किया, आज में जीना चाहते हैं बच्चे, अपने शौक पूरा करना चाहते हैं। तो कौन से अलग लक्ष्य, जो ऑफकोर्स जो लंबी अवधि के लक्ष्य है रिटायरमेंट प्लानिंग वाला, वो तो हमेशा रहेगा ही, लेकिन और कौन से लक्ष्य हैं जो आजकल के बच्चों के लाइफ में जुड़ गए हैं फाइनेंशियली? बिल्कुल, ये स्वाति जी, जैसा अभी हर्ष ने भी कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि एक तो वजह यह है कि उनके पास खर्च करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यदि पहले की बात की जाए तो शायद उनकी चॉइसेस नहीं थी जितनी आज है, और आज की तारीख में देखा जाए तो खर्चों को रोकना ये भी मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग के जमाने में ज्यादा आसान होता है शॉपिंग कर पाना उसके कंपैरिजन में कि हम जाते थे शॉप पे और फिर कुछ बाय करते थे। तो इसके लिए ये भी वजह है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि शौक की जरूरत की बात या फिर गोल्स को लेकर, रिटायरमेंट के लिए वेल्थ क्रिएट करना ये तो डेफिनेटली सबके मन में है, चाहे हम जैन जी की बात करें या फिर मिलेनियल या उससे पहले। लेकिन अब वो जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, और रिटायरमेंट ऐसा नहीं है कि काम छोड़ देना है, लेकिन हॉबीज परस्यू करनी है, अपने चॉइस का काम करना है, स्टार्टअप करना है। कई के मन में ऐसा भी रहता है कि 10-12 साल जॉब करेंगे, एम्प्लॉयमेंट लेंगे और उसके बाद अपना खुद का कुछ व्यवसाय शुरू करेंगे। तो इस तरह की चीजें मन में काफी हैं। तो इनको लेकर फिर दूसरी बात, जो सपना पहले होता था कि एक गाड़ी लेनी है, अब गाड़ी लेनी तो है और जल्दी जल्दी चेंज भी करनी है, तो ये भी चीजें बदल गई हैं। तो इस तरह से अपग्रेड करना लाइफस्टाइल को और रिटायरमेंट जल्दी लेना या फिर अपने चॉइस का काम करना, तो इनके लिए भी आपको अलग से बजटिंग करनी है, क्योंकि आपने एक बार गाड़ी लेनी है वो एक चीज थी, लेकिन आपको फ्रिक्वेंटली चेंज करनी है तो उसके लिए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो आपकी प्लानिंग में थोड़ा सा मतलब थोड़े बदलाव करने होंगे। दूसरी बात स्वाति जी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये भी है कि आज की जो जनरेशन है वो चाहती जल्दी पैसा बने, तो वेल्थ क्रिएट करना ये उनके मन में जरूर रहता है। हम जो बात करते थे कि लॉन्ग टर्म की बात करेंगे और कंपाउंडिंग होगी, उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो हम मन की बात करें बच्चों की या फिर ऐसी जनरेशन की, वो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। तो टेस्ट मैच नहीं, अब 2020 फॉर्मेट में खेलना है, वो उनको देखना पसंद है, इस तरह से पैसा बनाना है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए उनको प्लानिंग करनी चाहिए कि भले ही आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन पेशेंस जरूरी है, आपको एसेट एलोकेशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान देना है, इन बातों को ख्याल में रखना होगा। एब्सोल्युटली। अब जो बच्चे हैं जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं हर्षवर्धन, उनकी अपनी पढ़ाई का भी खर्च है डेफिनेटली। उनकी पढ़ाई का खर्च तो उनके माता पिता उनका जिम्मा रहता है मोस्टली, क्योंकि उनकी अपनी कमाई शुरू नहीं हुई होती है। पर फिर भी जो पढ़ाई का खर्च है, कई जो बच्चे हैं जैसे जो विदेश में पढ़ने जाते हैं वो खुद पार्ट टाइम जॉब करके कोशिश करते हैं कि अपना एजुकेशन लोन उतार दें, या बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो कम उम्र से ही कमाई करने की शुरुआत भी करते हैं। तो स्पेशली पढ़ाई का खर्च और विदेश में पढ़ाई का जो खर्च है, कीपिंग इन माइंड ये माफ कीजिए एजुकेशन इन्फ्लेशन ऑल्सो, वहां पर किस तरीके की खास तैयारी इस जनरेशन को करनी चाहिए? देखिए, अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप अगर ऐसे हैं जो आप खुद अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके जो मंथली अलाउंसेस आपको पेरेंट्स से मिलते होंगे या कहीं से मिलते होंगे, मान लीजिए जो पॉकेट मनी के रूप में आती है, अगर अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स फॉर्म करनी है तो आप अपनी पॉकेट मनी से भी शुरू कर सकते हैं। सो करना क्या है, इसमें आपको अमाउंट्स इंपॉर्टेंट नहीं होता कि भाई मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूं तो क्या जाके मिलेगा, वो जरूरी नहीं है। आप हैबिट फॉर्म कर रहे हैं, आपको चाहिए तो आप 100 रुपए 500 रुपए महीने से भी अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट।
तो अगर आप एक माँ बाप हैं जो ये सुन रहे हैं, या आप एक जेन जी खुद अपने आप में है, अगर आप अपने बच्चों को कोई पॉकेट मनी देते हैं या आपको पॉकेट मनी मिल रही है, आप एक रूल बनाइए कि 20%, जो हम हैबिट फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जो भी आपके हाथ में आज की तारीख में आता है 20% उसे अलग रख दीजिए और कोशिश करिए उसे एक इन्वेस्टमेंट में जमा करने है। सिर्फ निकाल के अलग रख के एक पिगी बॉक्स में नहीं रखना है आपको, आप उसे जमा करना शुरू करें और बाकी के 80% है उसे खर्चा करें। इससे क्या होगा कि आप एक लूप में आ जाएंगे, एक हैबिट फॉर्म होगी आपकी कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। दूसरी बात, जब आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली आप उसे ट्रैक करना भी शुरू करते हैं। तो अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड में एसआईपी की है तो आप उसके स्टेटमेंट्स पढ़ना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी वैल्यूएशन कैसे बढ़ रही है या घट रही है, मार्केट को रिलेटेड है तो ये आपके लिए हेड्स अप बन जाता है। जब आप एक्चुअल इनकम कमाने लगते हैं तो आपके लिए ये एक आदत सी बनी हुई होती है, तो आपको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज या अर्ली मूवर एडवांटेज आपको मिलता है। तो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी आपकी वहां से शुरू हो जाती है। अगर आप ऐसे कोई फेज में है जहां आप पढ़ाई के साथ साथ में काम कर रहे हैं और आप कोई इनकम कमाते हो, ट्यूशन देते हो या कोई कैंपस में जॉब कर रहे हैं, तो यस, वो पैसे को आप बहुत सीरियसली ले और उसे कहां आपको डिप्लॉय करना है। क्योंकि अगर आपकी खुद की कमाई है, आपको ये पता होगा कि इसे बेफिजूल खर्च करने में दुख कितना होता है। तो उस पैसे को आप अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए सेव करना चाहते हैं, तो जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, आप उसके लिए सेव कर सकते हैं। आप खुद को रिवॉर्ड करने के लिए ये बोलिए कि ये पैसे मैंने कमाए हैं, ये मैं जमा करके एक अच्छा फोन में अपनी कमाई से खरीदना चाहता हूँ, या आगे जाके कोई गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, या कोई वेकेशन पे जाना चाहता हूँ। आप स्प्रिंग ब्रेक हो आपका, या विंटर या समर ब्रेक हो, कोई हॉलीडेज जो लेते हैं बीच में, जो आप इंटरनेशनल स्टडीज की बात कर रहे हैं, तो वहां पे आप ये पैसे उस चीज के लिए खर्च करें। तो बेसिकली ये पीरियड में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका नाता पैसों के साथ सिर्फ कंफर्टेबल होना है, उसे कंफर्टेबली मैनेज करना आना चाहिए। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, इंजीनियरिंग है या कोई भी बैकग्राउंड से, पैसे आपको संभालने हैं। तो जितना जल्दी आप मनी मैनेजमेंट सीख जाएंगे उतना बेटर। आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन पैसों के साथ फेमिलियर होना, उसे सही तरीके से यूज करना, ताकि आप जब रियल इनकम करने लगे तब आप उसे अपनी हैबिट फॉर्म करते हुए आगे लेके जाएं। तो यही आपका उद्देश्य ये पीरियड में होना चाहिए जब आप पढ़ाई कर रहे हैं या कॉलेज में हैं और पार्ट टाइम जॉब करके कुछ पैसे कमा रहे हैं। पंकज जी, इसमें ये भी एक बात जोड़ना जरूरी है कि जो जेन जी है, मोस्टली हमने जो बात की थी, बीच में जिक्र किया था कि वो खुद से निवेश करना पसंद करते हैं। उनको मालूम है, वो कहते हैं कि हमें मालूम है हमें पैसा कहाँ लगाना है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में कई बार ऐसी जगह पैसा लगा दिया जाता है जो कि बहुत ही हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। क्रिप्टो की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट जाता है, स्टॉक्स हो गए, एनएफटी हो गए, इसमें ज्यादा रुचि रहती है और वो एक्सपेरिमेंट करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो डूज एंड डोंट्स एक जेनजी के लिए या एक ऐसा नया निवेशक जो कि बहुत छोटी उम्र का है, उसके लिए क्या रहना चाहिए? बिल्कुल स्वाति, देखिए दो वजह हैं। एक तो ये हम जो बात कर रहे थे कि वो थोड़ा टेक्नो सेवी है, तो डू इट योरसेल्फ उनके लिए आसान होता है, वो समझते हैं किस तरह से मोबाइल ऐप के जरिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसलिए वो करते हैं। लेकिन अगर ये बात कहें कि क्या उनको सच में फाइनेंशियल मार्केट की नॉलेज है, तो यहाँ पर शायद ये कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा कि सभी को फाइनेंशियल मार्केट की बहुत जानकारी है या उन्हें पता है कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो गलतियां तो वो करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि जल्दी पैसा बनाना है, जो आपने भी कहा क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, एफएनडो में करते हैं, उसका कारण यही है कि हम समझते हैं इन्वेस्टमेंट जो है ये टेस्ट मैच की तरह ही है। आपको पेशेंस रखना होगा, लॉन्ग टर्म में डटे रहेंगे आप, तभी आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जो एक उनकी सोच है जेन जी की, उन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी काम है जल्दी होना चाहिए और बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बजाय आप कुछ करें और वहां पे फटाफट पैसा बने। तो यहाँ पर डोंट एंड डूज की अगर बात करें तो मैं कि आप बिल्कुल, एक तो ये है कि आने वाला समय अगले 10-20 साल जो है वो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छे हैं अगर हम बात करें इकोनॉमी की। तो ऐसे में इक्विटी मार्केट में पैसा बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है, और आपके पास समय है, आप पैसा बचाइए। बल्कि हम जो बात करते हैं 50-30-20 कि आप 20% सेव कीजिए, मैं कहूंगा कि अगर, क्योंकि जो जनरेशन है उसमें से अभी रेयरली किसी की शादी हुई होगी, तो यानी कि आपके पास इस वक्त पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी कम होंगी। हो सके तो आप 20% नहीं बल्कि आप 30-40% भी सेव कर सकते हैं अगर आपके खर्चे कम हैं।
तो आप सेव कीजिए, इनिशियली कम करेंगे, बाद में इनिशियल ज्यादा करेंगे, बाद में कम भी करेंगे, तो भी आपको फायदा ज्यादा होगा। तो पैसा बचाइए और इक्विटी में आप इन्वेस्ट जरूर कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन पेशेंस जरूरी है और आपको सोच समझकर अपने उसके करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। और ये जो अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स हैं या स्पेकुलेटिव प्रोडक्ट्स हैं, क्रिप्टो की बात करें, एफएनडोस की बात करें या इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें, इससे आपको बचना चाहिए। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए आपका एलोकेशन इक्विटी में अधिक हो, आप डायरेक्ट शेयर्स लें, आप म्यूचुअल फंड्स लें, उसके जरिए आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए और लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ जरूर क्रिएट हो। बिल्कुल, तो जेनजी का निवेश कैसा हो, इस पर हम कर रहे हैं खास चर्चा। कैसे पोर्टफोलियो बनाएं, कैसे फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, यह भी अपने एक्सपर्ट से हम जानेंगे। एक ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। तो बात कर रहे हैं जेनजी कहां करे कमाई, इस पर हमारे साथ पंकज मटपाल और हर्षवर्धन रूंगटा है चर्चा करने के लिए। पोर्टफोलियो प्लानिंग कैसे हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, और क्या करें, कैसे प्लानिंग करें, हमने समझा, लेकिन अब थोड़ा फंड्स के बारे में भी समझ लेते हैं। हर्षवर्धन, आपसे मैं पूछूं पहले कि एक पहली कमाई करने वाला जो एक जेनजी हैं, उनके लिए एक पोर्टफोलियो में किस तरीके के फंड्स होने चाहिए, फंड्स के नाम भी बताइए प्लीज। जी हाँ स्वाति, पहला एक क्वेश्चन पॉइंट बताना चाहूंगा कि जेनजी जनरली बहुत इंपेशेंट होते हैं, उन्हें सब कुछ बहुत जल्द चाहिए होता है, तुरंत रिटर्न चाहिए होते हैं। तो जो भी स्कीम्स या जो भी इन्वेस्टमेंट की हम बात करेंगे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में वेल्थ क्रिएट करेंगे। सो पेशेंस रखना होगा, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप पूछेंगे जल्दी से कुछ चीज बताओ, वो जल्द नहीं होने वाला। तो पहली स्कीम बताऊंगा जो मैं कह रहा हूं कि एक इमरजेंसी फंड, कंटिजेंसी फंड, जो आपको एक आपकी कोई शौक होंगे, मान लीजिए कोई वेकेशन पे जाना है, गाड़ी खरीदनी है, मोबाइल खरीदना है, ये सारी चीज इन स्कीम में आप पैसे लगाने से जमा कर सकते हैं। वो HDFC लो ड्यूरेशन फंड। तो ये स्कीम आप यूज करेंगे फॉर इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के लिए, कंटिजेंसी या कोई भी आपका खर्च करना हो, वो शॉर्ट टर्म में जो एक्सपेंसेस है उसके लिए आप यहाँ करेंगे। बाकी जो स्कीम्स है वो सारी लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के गोल्स के लिए है, जो मिनिमम 10 साल एंड अबव है। उसमें आप फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, इंटरनेशनल फंड एंड थीमेटिक, इसका एक कॉम्बिनेशन बना के देता हूँ। पराग पारे एक फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जो एक मिड कैप फंड है, ICICI अप्रूव नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड, ये इंटरनेशनली इन्वेस्ट करते हैं। जो नैस्डैक 100 कंपनीज है उनमें ये पैसे जमा होते हैं। और SBI कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड, बेसिकली ये कहते हुए कि इंडियन जो पॉपुलेशन है उसकी राइजिंग इनकम है और इंक्रीजिंग कंजम्पशन बेस्ड जो स्पेंडिंग बेस्ड इकोनॉमी पे जा रहे हैं हम, उसका फायदा ये थीमेटिक फंड ले सकता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन आप बनाए, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी है, लेकिन पेशेंस रखना होगा। बिल्कुल। और पंकज जी, आपकी नजर में एक पोर्टफोलियो में एक फंड का मिक्स किस प्रकार से हो, क्योंकि हम यहाँ पर ना सिर्फ शॉर्ट टर्म बल्कि लॉन्ग टर्म एक वेल्थ जनरेशन की भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हर्ष ने जो बताया कि अगर आपको ये कंटिजेंसी के लिए, तो डेफिनेटली आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आपके पास में डेट की चॉइस भी है। लेकिन हम बात करें अगर लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है, जल्दी आपको अपने स्टार्टअप के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, रिटायरमेंट जल्दी चाहिए, तो आपको ऐसे फंड्स इंक्लूड करने होंगे जहां पर रिटर्न्स अच्छे मिल सके। पेशेंस जरूरी है, लेकिन ऐसे में जैसे लार्ज एंड मिड कैप फंड की हम बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद में मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड अच्छा फंड हो सकता है। लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो स्मॉल कैप भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। हालांकि लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस देखकर बहुत से निवेशक एक साथ बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं स्मॉल कैप में, उससे बचना बेहतर होगा। लेकिन SIP के जरिए निवेश करना मेरे हिसाब से अच्छा है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड यहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है। इंटरनेशनल फंड आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, आप नैस्डैक 100 इस तरह का इंडेक्स फंड शामिल कर सकते हैं। पर उसके अलावा जैसे कि मेरे एसेट, NYSE, पांग प्लस फंड, पांग प्लस क्योंकि जिस हम बात कर रहे हैं जनरेशन जो है टेक्नोलॉजी में बिलीव करती है, तो पांग प्लस फंड बेसिकली फेसबुक, एप्पल, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, गूगल इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करता है। तो इस तरह का फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए।
और उसके बाद हम बात करें तो अगेन अगर हम बात करें इंटरनेशनल की, तो डोमेस्टिक कंपनीज डिजिटल में जो है उनके लिए ABSL डिजिटल इंडिया फंड ये भी कंसिडर किया जा सकता है। तो कुछ थीमेटिक फंड्स, सेक्टोरल फंड्स और डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स के साथ आप अपना लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कुछ फंड्स जो कि एक जेनजी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। हर्षवर्धन, ये भी समझाइए, सिर्फ निवेश ही नहीं, इमरजेंसी प्लानिंग भी बेहद जरूरी है जिसका जिक्र आपने किया। और जब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, इंश्योरेंस काफी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इंश्योरेंस की जरूरतों को पूरा कैसे करे जेनजी? सो इनफैक्ट स्वाति, इंश्योरेंस तो फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो अगर आप अपनी एक फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी शुरू कर रहे हैं तो इंश्योर करें कि आपके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, ताकि अगर कोई भी बीमारी होती है आपके पास एक्सेस हो पैसों का, जिससे आप अच्छा ट्रीटमेंट ले सके। जो भी अगर खर्चे हो रहे हैं तो उसका रीइंबर्समेंट, ताकि आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जो आप एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं उस पर असर ना है। तो आपको ऑफकोर्स एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। अगर आप कमाते हुए हैं, आप अर्निंग मेंबर हैं, मतलब अर्निंग मेंबर इन द सेंस अगर आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, आप पे कोई डिपेंडेंट नहीं भी हो, तो इट्स नॉट कि आप एक टर्म प्लान नहीं ले सकते। आपको आगे जाते हुए टर्म प्लान लेना होगा जब आप अपनी फैमिली बढ़ाएंगे। ऐसा एक मौका है आपके पास, जब आप यंग हैं, प्रीमियम्स कम होते हैं, हेल्थ अच्छी है, तो आप एक टर्म प्लान लेने की सोच भी सकते हैं। अगर आपकी कोई डिपेंडेंस ना भी हो तो आप एक बेसिक टर्म प्लान लेके शुरू कर सकते हैं। और जब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाए, आपके पास फाइनेंशियल डिपेंडेंस आ जाए, तब आप उसे रिविजिट करके उसे बढ़ा सकते हैं। तो इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। आप अगर पहले ले लेते हैं तो हेल्थ अच्छी रहती है, यंगर एज है, तो आपको ये सारे इंश्योरेंस भी सही महीने में सही तरीके से मिल जाएंगे। तो यस, इंश्योरेंस पे ध्यान दें और साथ साथ में अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा बना के इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस का एक अच्छा सा बैलेंस बना के अपनी शुरुआत करें। बिल्कुल। तो जेनजी अपनी कमाई को कैसे लगा सकते हैं? जो बच्चे कमाई अभी नहीं कर रहे हैं वो कैसे अपने पेरेंट्स के साथ रोजमर्रा के जो फाइनेंशियल जितने भी दिनचर्या है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंटली, किसी भी डेट ट्रैप में बचने से आप बचना चाहिए आपको, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। चर्चा करने के लिए पंकज मटपाल और हर्षवर्धन रूंगटा, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हम करेंगे। रुकते हैं ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।